हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। मैं आपको आज हमारे फर्स्ट लेक्चर में शुरू करा रहा हूँ टॉपिक प्रोबेबिलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। प्रोबेबिलिटी वैसे हम क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है 12th स्टैंडर्ड में आके जब हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसे कैसे हम यूज़ करेंगे हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस में। सो प्लीज़ पे अटेंशन। So this is P A conditional B. इसे कहा जाता है probability of A conditional B and the formula is probability of A intersection B to be divided by probability of B. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें B की probability given है, तब हमें A की probability find out करनी है। तो छोटे बात में ब्रीफ करते हुए हम शुरू करेंगे डायरेक्टली हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम बात करेंगे 13.1 की। सो लेट अस स्टार्ट 13.1 द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो हियर इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज गिवन टू अस। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की हमारी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज। We have to find out probability of E conditional F. So the formula would be probability of E intersection F to be divided by probability of F. Now in the question probabilities are given to us 0.2 to be divided by 0.3. तो इसका probability कितना आ गया 2/3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सब पार्ट कंप्लीट होता है। हम सेकंड की बात करें, दैट इज P of F conditional E, which is probability of F intersection E to be divided by probability of E. So it is 0.2 to be divided by 0.6, which gives 1/3. तो देखा आपने, ये फॉर्मूले का यूज करके हम काफी अच्छे से प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, let us continue for the second question, probability of A conditional B. Again we can apply the formula क्या लगा सकते हैं, probability of A intersection B to be divided by probability of B. अब प्रॉब्लम कहाँ थी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ आप एग्जाम में मार्क्स आपके कटने के चांसेस होते हैं, वो ये होते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल, जो आप क्लास 7th में पढ़ते हैं, क्लास 6th में पढ़ते हैं। दिस इज 0.32 और ये 0.5 है। तो लेट अस रिकॉल लाइक डेसिमल, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होना चाहिए, तो इसे हम 0 बढ़ा देंगे। सो दिस इज 16/25। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली स्टूडेंट्स। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हम लिख सकते हैं, हमें गिवन क्या चीज़ है, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशनल है, जिसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन है। और हमें एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कंडीशनल के बाद वाली जो चीज़ लिखी गई है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा नीचे की ओर आएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज इन द क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशनल A 0.4 and the probability of A is also given to us, which is 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो probability of B intersection A जो कि कितनी आ जाएगी, that is 0.32। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब डेसिमल मल्टीप्लाई करते हैं यही हमसे गलती होती है, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A conditional B. Again the formula is probability of A intersection B to be divided by probability of B. Now again we can put the values we have obtained, that is 0.32 and probability of B, it is given there in the question itself, which is 0.5. We can make it 0.50 and we have the answer. So in the same manner we can have the value of the third one. Now जो थर्ड वाला बच्चों क्वेश्चन है, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसमें हमको क्लास 11th का फॉर्मूला यूज करना है। तो थर्ड सब पार्ट, लेट अस रिकॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, which is probability of A
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया कितना गया है 0.8, 0 बना देंगे हम। दिस इज 0.50 एंड दिस इज 0.32। तो कैलकुलेट करके हम आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अलग क्वेश्चंस की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे यदि हम गौर करें, शुरू की 2 लाइन को समझना काफी जरूरी है। और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। यदि हम हमारे सीबीएसई के सैंपल पेपर पे गौर करें तो केस स्टडी में इसी टॉपिक पे बेस्ड हमें क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जब हमें इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा देन ओनली हम इसका एडवांस वर्जन को समझ पाएंगे। तो अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं द 4th क्वेश्चन। इट इज गिवन 2 times probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वी कैन शिफ्ट दिस टू दिस साइड। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा 5/26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को मैं लिख रहा हूं 10/26। तो आपका क्वेश्चन बनेगा सर आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम लाइक डिनोमिनेटर्स बना लें, उससे हमारे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया है एंड व्हाट इज गिवन टू अस, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें वैल्यू दी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी की विच इज 2/5। तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी that is probability of A intersection B divided by probability of B। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो probability of A conditional B it is known to us which is 2/5। probability of A intersection B that we have to find out, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और P ऑफ B की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों 10/26। दैट विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो 10 डिवाइडेड बाय 26। सो द कैलकुलेशन पार्ट 5 1 5 2 2 1 2 13 सो फाइनली वी हैव obtained the value of probability of A intersection B that is 1/13। तो यहां हमने कौन सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट किया है 4th, लेकिन इसका फाइनल स्टेज बचा हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। सो अगेन द फॉर्मूला ऑफ क्लास 11th, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दैट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी कैन गेट द आंसर वेरी इजीली। तो हम यह वैल्यूज पुट करने पे काफी आसानी से आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। यहां बात शुरू होती है प्रेजेंटेशन की। सो लेट अस रिकॉल हम क्या चीजें पढ़ चुके हैं जूनियर स्कूल में, दैट इज क्लास 8th 9th 10th एज वेल एज 11th। जब भी हम कॉइन के साथ डील करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने निकलते हैं, तो हमको याद करना चाहिए हमारे हिंदी टीचर का डायलॉग जो हमें क्या कहा करती थी कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं अ कॉइन हैज 2 फेस। तो कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। क्या होता है 2 to the power n। n क्या डिनोट करेगा, n डिनोट करेगा हम कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसमें कहा गया है कॉइन इज टॉस्ड 3 times। 3 times मतलब 2 to the power 3। अब 2 to the power 3 में आप मानेंगे एग्जाम बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे 2 to the power 3 को 6 से लिख देते जल्दबाजी में। तो हमको ध्यान देना है 2 to the power 3 दैट इज 2 into 2 into 2 which gives 8। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक। जैसे मैंने कहा है 2 to the power n 2 to the power 3
तो 2 टू द पावर 3 होता है, जिसका मतलब 8 केसेस बनेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आई एम द लकीस्ट वन, तो हो सकता है मैं तीनों बार क्या लेकर आ जाऊं, हेड्स हेड्स हेड्स। तो एक बंदा बोलेगा टेल्स भी तो आ सकता है, तो वी कैन हैव एच एच टी। नाउ द बेस्ट पार्ट, रैंडम भी नहीं करना चाहिए हमें इस। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की, सैंपल स्पेस। जैसे मैंने कहा है 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 3, मतलब 8 केसेस, h h h h h t। अब हम इस t को आगे रोटेट कर देंगे, तो h t h t h h। हम 2 t भी ले सकते हैं भाई, तो h t t। तो उस केस में हम h को रोटेट करेंगे और अंत में आ जाएगा ट्रिपल टी। तो इस तरीके से हमें पता चल गया हमने कितने सब लिख दिए, पूरे उसके सैंपल स्पेस 8 लिख दिए। अब हम फर्स्ट सब पार्ट की बात करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सैंपल स्पेस है ये कॉमन है। चलो बच्चों, अब हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। जैसे मैंने कहा है 2 टू द पावर n 8 केसेस बनेंगे। हम पहले कहेंगे ट्रिपल h, फिर हम कह रहे हैं h h t, हम कह सकते हैं h t h, हम कह सकते हैं t h h, फिर हम कहेंगे 2 t भी आ सकता है भाई, तो h t t t h t, अंत में t t h ले सकते हैं, और फाइनल वाला हमारा बन जाएगा ट्रिपल टी। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये सैंपल स्पेस तो हमारे कॉमन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों सब पार्ट्स में। अब हमें फर्स्ट सब पार्ट को उठा के कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। तो हमारा पहला लिखा हुआ है ई हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ई कंडीशन क्या लिखी है कि थर्ड टॉस पे क्या आना चाहिए भाई, हेड आना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, तो ये आ जाएगा। फिर थर्ड टॉस पे ये फेल है, हाँ देखो ये आ रहा है क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये भी चल जाएगा। उसके बाद एक ये केस भी वैलिड है। तो हमने क्या करा, हमने ई में उन सभी केसेस को लिखा जिसमें थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, हेड्स। अब हम बात करेंगे एफ की, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब पहले 2 पे हेड्स आना चाहिए, तो ये चलेगा, ये भी वैलिड है। उसके बाद तो यहां पे केवल ये 2 केसेस आ रहे हैं, ट्रिपल एच और एच एच टी। उसके बाद बात आएगी ई इंटरसेक्शन एफ, इनमें कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन आ रहा है ट्रिपल एच। तो देखिए हमने क्या लिखा है, ई लिख दिया। ई में हमें कहा गया था कि हमें थर्ड केस पे एच लाना है, तो हमने सैंपल्स में से उतनों को सिलेक्ट कर लिया जिसमें थर्ड पे एच आ रहा था। उसके बाद बात आई हमें वो लेना था जिसमें 2 फर्स्ट 2 पे एच आ रहा था। फिर हमने लिखा ई इंटरसेक्शन एफ, आई रिकॉल यू, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो। अब क्वेश्चन में दिया है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ। तो यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ। आई रिपीट, फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए एक केस है, टोटल कितने केसेस हैं 8। पी ऑफ एफ में कितने केसेस हैं 2, और टोटल कितने केसेस हैं 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। उसी तरीके से हम सेकंड सब पार्ट की बात करते हैं। सेकंड सब पार्ट में ई की डेफिनेशन बदल गई है। तो ई की सेकंड डेफिनेशन क्या दी गई है बच्चों, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को एटलीस्ट में और एटमोस्ट में। पापा की मम्मा की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप क्या ले आओ, एटलीस्ट 80% तो लाओ, एटलीस्ट 90% तो लाओ, मतलब दिस कैन गो अप। बट जब पार्टी करने जा रहे हैं तो मम्मा बोलेगी एट द मोस्ट इतना खर्चा करना, दैट मीन्स दिस इज द अपर लिमिट।
तो एटलीस्ट को आप किससे जोड़ेंगे? हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो एक बाउंडेशन देगी लोअर में, जिसको ऊपर बढ़ा सकते हैं। और अटमोस्ट में किसे कहेंगे? अटमोस्ट में हम कहेंगे भैया हम पार्टी करने जा रहे हैं और पेरेंट्स ने बोल दिया है उतना ही खर्चा करना है, तो एट द मोस्ट दैट इज अपर लिमिट। सो दिस particular topic, that is at least and utmost, always creates confusion in the mind. So just correlated, तो इसलिए आप इसको किससे रिलेट करोगे? हमारे घर के डे टू डे एग्जाम्पल से, उदाहरण से। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं सेकंड सब पार्ट, जिसमें बंदे ने हमें बोला है एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 आना चाहिए, 2 से अधिक भी चलेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। यहां 2 हेड्स आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। यहां 2 हेड्स आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। यहां 2 हेड्स आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। और क्या 1 हेड पॉसिबल है? नहीं। क्यों? उदाहरण, पापा ने कहा, मम्मा ने कहा कि बेटा एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लाओ, मतलब वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा लाओगे चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। तो आपको एग्जाम में इसी बात पे जोर देना है कि एटलीस्ट मतलब ऊपर की ओर जा सकता है और एटमोस्ट मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ सकता है। तो ये तो हो गया हमारा एटलीस्ट का केस। अब हम बात करेंगे एटमोस्ट की। एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब बहुत बहुत तो 2 हेड्स आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो कितने नहीं आने चाहिए? 3 नहीं आने चाहिए, क्योंकि बंदे ने बाउंडेशन डाल दी है कि एटमोस्ट 2 हेड्स। बहुत बहुत तो 500 रुपया खर्च करना पापा ने बोला, तो आप 500 से ऊपर खर्च नहीं कर पाओगे। तो एटमोस्ट 2 बोला है मतलब 3 परमिसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो बच्चों, तो ट्रिपल एच नहीं आएगा, बाकी सब इसमें आ जाएगा। ये एच टी एच, ये टी एच एच, ये एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और अंत में ट्रिपल टी। फिर हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो हम पाएंगे ट्रिपल एच इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ है। सो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो देखा आपने, हमने थोड़ी सी समझदारी करते हुए एटलीस्ट और एटमोस्ट को एग्जाम्पल से जोड़ लिया, तो निकाल सकते हैं। अंत में हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वी कैन गेट द आंसर। तो हम करेंगे इसके बाद थर्ड सब पार्ट। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन के थर्ड सब पार्ट पे। तो थर्ड सब पार्ट में लिखा है ई में एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब क्या हो गया? बहुत बहुत तो 2 टेल्स आएंगी, 2 से अधिक नहीं आएंगी, मतलब 3 टेल्स नहीं आएंगी। एटमोस्ट पार्टी में इससे ऊपर खर्चा नहीं करना है। तो एटमोस्ट 2 टेल्स बोला गया बच्चों, तो आपको तीनों टेल्स को नहीं लेना है। तो हमारे जो 8 टोटल सैंपल स्पेस बन रहे हैं, उसमें से केवल ट्रिपल टी को हम छोड़ देंगे। तो क्या क्या आ जाएगा? ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, फिर एच टी टी, टी एच टी, टी टी और एच। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लिया है। फिर रिपीट करना चाहूंगा कि एटमोस्ट मतलब 2 से अधिक नहीं जाना था। और एफ में क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल तो आना ही चाहिए। 1 से अधिक आएगी वो भी चलेगा। तो क्या लिखेंगे? अच्छा, तो एक बात बताओ बच्चों, क्या नहीं चलेगा? बताइए, सोचिए, तो क्या नहीं चलेगा? हमें कहा गया है एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल तो लाओ। तो उस केस को हम नहीं लेंगे जिसमें टेल मौजूद नहीं हो। मतलब क्या नहीं लेंगे? हम ट्रिपल एच को छोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और अंत में ट्रिपल टी। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, देख लीजिए फटाफट। हम पाएंगे एच एच टी कॉमन है, एच टी एच कॉमन है, टी एच एच कॉमन है, एच डबल टी कॉमन है, टी एच टी कॉमन है, और टी टी एच कॉमन है। तो फिर यही फॉर्मूला P ऑफ E कंडीशनल F,
रेस्ट इज ओके। तो क्या फॉर्मूला होता है P ऑफ E कंडीशनल F का, फिर रिकॉल करते हैं हम, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान है, 8 भी ठीक है। एक क्वेश्चन और काफी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व कराना चाहूंगा 9th क्वेश्चन। तो बच्चों 9th क्वेश्चन दैट इज द फैमिली फोटो, जिसमें कौन कौन खड़े हैं भाई, सन, फादर और मदर। मतलब क्या, मतलब आपकी मम्मा, आपके पापा फोटो खिंचाने खड़े हो गए। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में, कि कितने तरीके से फोटो खिंचाए जा सकते हैं। तो रिकॉल करो, सामने 3 चेयर्स खाली है। पहले यदि आप गए तो आपके पास बैठने के लिए कितनी चेयर्स अवेलेबल है, 3 चेयर्स अवेलेबल है। बाद में मम्मा आती हैं, कितनी चेयर्स अवेलेबल है, 2 चेयर्स अवेलेबल हैं। और अंत में यदि डैड आते हैं तो उनके पास कितनी चेयर अवेलेबल है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, 3 × 2 × 1, बोले तो 6। ठीक है, तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, 6। तो अपन उसको फिक्स करते हैं। कैसे, अच्छा देखो, मैंने आपको पहले ये पूरा सीन क्यों बताया, बिकॉज हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हमारे सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने बोला कि भाई सन को पहले हमने फिक्स कर दिया, आप छोटे हो, पापा मम्मी के लाडले हो। आई एम नॉट बायस्ड, इट कैन बी अ डॉटर ऑल्सो, क्योंकि मेरे लिए लड़का जितना प्यारा है बच्चा है, उतना गर्ल चाइल्ड भी उतनी प्यारी बच्ची है। बट एज पर द क्वेश्चन, यहाँ हम सन को ले रहे हैं भाई। तो सन को, बेटे को हमने फर्स्ट पोजीशन दे दी, तो उसके पास में उसकी मदर बैठ गई, और मदर के बाद में कौन बैठ गए, उसके फादर। तो क्वेश्चन आएगा, नो पापा यू जस्ट सिट नेक्स्ट टू मी, आप मेरे पास में बैठो। तो एक केस बन सकता है फादर और मदर। ये केस क्लियर हो गया बच्चों। हम बोलेंगे नहीं, हमने मदर को फर्स्ट पोजीशन दे दी, तो क्या हो जाएगा, फादर सन, सन फादर। अब भाई पापा को फर्स्ट पोजीशन दे दो, तो क्या हो जाएगा, सन मदर एंड मदर सन। सो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इस तरीके से हमने 6 टोटल केसेस निकाल लिए। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, ई में दिया गया है सन ऑन वन एंड, एक किनारे पे कौन बैठा है, बेटा बैठा है। तो हमने बोल दिया ई सन ऑन वन एंड। तो एक तो ये केस, सन एक एंड पे बैठा हुआ है, ये केस भी चल जाएगा भाई, ये केस भी चल सकता है, सन उस एंड पे जाके बैठ गया है, और एक ये केस भी चल सकता है। तो ऑल टुगेदर ई में हमें कितने केसेस मिल गए, 1 2 3 और 4 केसेस मिल गए। फिर हम बात करते हैं एफ में हमें कहा गया है फादर इन मिडिल। पापा जी को कहाँ बैठाया गया है भैया, मिडिल में। इधर मम्मा बैठेंगे और उधर सन, बट देयर पोजीशंस में इंटरचेंज। किस तरीके से, फादर को यहाँ बैठा दिया गया, तो यहाँ सन, यहाँ मदर। बोले नो, इट कैन बी मदर फादर एंड सन। तो बच्चों यहाँ कितने केसेस आ रहे हैं, 2 केसेस आ रहे हैं। अब इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन है बच्चों SFM और MFS। तो यदि हम फॉर्मूले की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशनल F, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F में कितने केसेस हैं, 2। सैंपल स्पेस में कुल कितने केसेस हैं, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। F में भी कितने केसेस हैं, 2। टोटल कितने केसेस, 6। तो ये तो कितना उत्तर आ गया, 1। और ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, लेट अस रिकॉल, क्या कहते थे उसको, उसे हम कहते थे श्योर इवेंट। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो लेट अस रिकॉल भाई, एक बात मुझे बताइए कि एक डाई में कितने फेस होते हैं,
डाई, लूडो अपन खेलते हैं 1 2 3 4 5 6 वाले, तो एक डाई में 6 फेस होते हैं। यदि 2 डाई हम एक साथ फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 6 × 6 दैट इज 36। इसको ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 × 6 दैट इज 36। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो स्टूडेंट्स जिसको निकालना होता है उसको हम ई बोलेंगे। तो ई हम किसको बोल रहे हैं? हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो हम यहां ब्रीफ करेंगे, सम ग्रेटर देन 9, मतलब प्लस करने पे 9 से अधिक आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, प्लस करने पे 9 से अधिक कब क्या होता है? 10 आता है। हाँ, तो 9 से अधिक 10 मतलब 4, 6, 4, 5, तो एक बच्चा बोला नहीं, 9 से अधिक तो 11 भी होता है। तो 11 के लिए हम क्या लिखेंगे? 5, 6, 5 और अंत में 12 भी आ सकता है, तो 6, 6। तो ये तो हो गया हमारा ई। अब हम एफ की बात करते हैं। एफ किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ में। कंडीशनल एफ मतलब वो चीज़ हमें गिवन होती है और वही चीज़ हमें अभी समझने की ज़रूरत है। यदि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गौर करें, प्रश्न की भाषा शैली पे यदि हम गौर फरमाएं, तो क्या लिखा गया है? गिवन दैट क्या बोला है उसने? मतलब हमारा एफ बन गया है, जो कि क्या है? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो यहां हम लिखेंगे ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो मुद्दा आएगा भाई, ब्लैक किसको माने और रेड किसको माने? अगेन द बॉल इज द कोर्ट ऑफ द क्वेश्चन सेटर। गेंद किसके पाले में बच्चे? उस व्यक्ति के पाले में जिसने प्रश्न बनाया है। प्रश्न बनाने वाले ने, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने सबसे पहले क्या लिखा है? ब्लैक, और बाद में क्या लिखा है? रेड। मतलब हम अज्यूम करके चलेंगे, हम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कि पहला वाला डाई हमारा ब्लैक कलर का है और दूसरा वाला डाई हमारा रेड कलर का है। तो बंदा हमें कह रहा है कि ब्लैक डाई पे 5 आना निश्चित है हर बार, मतलब फर्स्ट वाले पे पोजीशन पे 5 आना फिक्स है। तो एफ में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और अंत में 5, 6। तो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि पहला वाला हमने ब्लैक मान के चले थे, क्योंकि सवाल में पहला ब्लैक छपा है। हो सकता है परीक्षा में वो ब्लैक को बाद में छाप दे पेपर में, टीचर आपका एग्जाम में, और रेड को पहले छाप दे, तो हमको रट के नहीं जाना है। क्योंकि हमारी एनईपी पॉलिसी क्या कहती है कि वी डू नॉट वांट रॉबर्ट्स, हमको दिमाग लगाना है, सवालों को रटना नहीं है। समझ गए? अब हम बात करते हैं इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है? अरे 5, 5 कॉमन आ गया है, 5, 6 कॉमन आ गया है, और हमें क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ। तो क्वेश्चन आएगा, रवि सर आपको कैसे पता चला कि ई कंडीशनल एफ है? एफ कंडीशनल ई क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि जो गिवन दैट होता है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ टू बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ कुल कितने केसेस आए हैं? 2, लेकिन सैंपल स्पेस में कितने दिए टोटल? 36। एफ में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने दिए हैं? 36। तो उत्तर कितना आ गया? 1/3। आप समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से छोटी सी बात हमें दिमाग में रखनी है कि जो कंडीशनल के बाद लिखा गया है वो हमें गिवन है। यदि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई दिमाग में, तो इस पे बेस कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सेकंड सब पार्ट की। तो बी सब पार्ट, सेकंड सब पार्ट में यहाँ करने जा रहा हूँ। अब उस बंदे ने क्या बोला है क्वेश्चन में? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अगेन वी हैव टू डिफाइन, हमें से फिर परिभाषित करना पड़ेगा कि ई क्या है। तो ई क्या है? क्वेश्चन में दिया गया सम 8 आ जाए, सम टू बी 8, अर्थात प्लस करने पे 8 आ जाए।
तो प्लस करने पे 8 कब कब आता है भाई? एक होता है 2,6, एक होता है 6,2, एक होता है 5,3, 3,5 और अंत में 4,4। फिर हम बात करेंगे f की, जो कि क्या है? गिवन दैट, जो बाद में लिखी जाती है। उसमें क्या लिखा है? गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो हम यहां ब्रीफ कर रहे हैं, रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4, अर्थात रेड यानी कौन सा वाला? बाद वाले में नंबर क्या आना चाहिए? 4 से कम। अब 4 से कम नंबर क्या होता है? 3, मतलब बाद वाले में 3 की पोजीशन हम फिक्स कर देंगे। तो कितने केसेस बनेंगे? 1 3, 2 3, 3 3, यदि करते करते जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 3। लेकिन 3 से कम तो 2 भी होता है, तो रेड में 2 को फिक्स कर देंगे, तो 1 2, 2 2, 3 2 अप टू 6 2। तो मेरे बच्चों का अगला क्वेश्चन आएगा, सर 2 से कम छोटा नंबर तो 1 भी होता है, तो हम 1 भी ले लेंगे। तो उसमें आ जाएगा 1 1, 2 1, 3 1 और अंत में 6 1। तो यहां हमने क्या करा है? यहां हमने E डिफाइन कर दिया, F डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E। मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो E की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? तो काउंट करते हैं कितने केसेस हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 और कुल कितने केसेस है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 बोले तो 36। P ऑफ F कितने हैं भाई? P ऑफ F में कितने आ रहे हैं? 3 3 6 6 3 18, तो ये हो गया 18/36। और इनमें कॉमन कितना है? वो चीज तो लिखना बची है भाई। तो E इंटरसेक्शन F, मतलब इनमें कॉमन क्या क्या होगा? तो इसमें कॉमन क्या क्या है भाई? 6 2। उसके बाद कॉमन क्या आ रहा है? 5 3। तो इनमें कितनी चीजें कॉमन आ गई? 2 चीजें कॉमन आ गई। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2/36। So again we can apply this formula and we can have the answer. Okay? अब हम करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें डायरेक्ट डेटा अवेलेबल है। आपको जितना वीडियो में समझा चुका हूँ, यदि फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो आप बड़ी आसानी से इनके आंसर्स निकाल लेंगे। तो थोड़ा जो ट्रिकी हमें दिखाई दे रहा है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है? अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज लाइक इक्वली लाइकली टू बी बॉय और अ गर्ल इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अर्थात हमको सर्वे करना है उन परिवारों में जहां पे 2 बच्चे हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? पहले घर में गए, बोले बॉय है, घर में बड़ा बेटा है, फिर गर्ल है। एक घर में सर्वे किया, बोले गर्ल बड़ी है, बॉय छोटा है। एक घर में सर्वे किया, बोले हमारे दोनों बेटे हैं। एक घर में सर्वे किया, वहां पे हमारी दोनों बेटियां हैं। तो टोटली कितने केसेस बन गए? 4 केसेस बन गए। हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? ई, बोथ आर गर्ल्स, ये फाइंड आउट करना है। मैंने कहा है जिसको फाइंड आउट करना उसको अपन ई बनाएंगे। तो बोथ आर गर्ल्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? जी जी। एफ क्या हो जाएगा? गिवन दैट, जो गिवन है, क्या गिवन है? यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट मतलब छोटा कौन है? बच्ची है। तो हम इस ऑर्डर में चलेंगे, पहले बेटा जन्मा है और छोटी बेटी, तो ये केस आएगा। और एक केस ये भी आएगा जिसमें छोटी बेटी है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? इनमें कॉमन आ रहा है जी जी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 1/4 और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं, तो 2/4। तो कितना उत्तर हो गया इसका? 1/2। दूसरी बात करते हैं, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। अब हमारा एफ बदल गया है, ई तो वही है लेकिन एफ क्या बोला है?
एफ में बोला गया है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक बेटी तो जन्मे, मतलब दो बेटियां जन्मेंगी, वो केस भी इसमें मान्य होगा, वैलिड होगा। तो क्या क्या आ जाएगा, बी जी, जी बी और अंत में जी जी। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन फिर आ रहा है जी जी। तो यहां हमारा P ऑफ E कंडीशनल F का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉमन में एक आ रहा है तो 1/4 और F में कितने एलिमेंट्स है, 3, तो 3/4, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3। यहां हमारा सवाल 12th इंपॉर्टेंट होता है। बैक टू पार्डन, 12th कंप्लीट हुआ है हमारा। अब हम करेंगे हमारे 13th क्वेश्चन की बात। 13th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना गया है और एक गट फीलिंग कहती है क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझाता है, तो इसको हम सही समझ के करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एन इंस्ट्रक्टर इज अ क्वेश्चन बैंक जिसमें 300 ईजी टाइप के ट्रू फॉल्स हैं, 200 डिफ़िकल्ट टाइप के ट्रू फॉल्स हैं, 500 ईजी उसने MCQs दिए हैं और 400 डिफिकल्ट लेवल के MCQs दिए हैं। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, ये निकालना है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ई मानेंगे। तो कैसे करेंगे, हम ई में क्या लिख देंगे, हम ई में मानेंगे जो हमको फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि ई हो चुका है हमारा इजी क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, तो ई में कितने केसेस हैं, इजी, तो इजी क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, 300 और 500, टोटल 800 इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो 800 डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितने हो रहे क्वेश्चन काउंट करेंगे, 300, 200, 500, 1000, तो टोटल 1400 क्वेश्चंस दिए गए स्टूडेंट्स। तो ये हो गया ई। जो गिवन दैट होता है उसे हम क्या मानेंगे हर बार की तरह, एफ। तो जिसमें कितना लिखा गया है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs। तो एफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, यदि हम काउंट करते हैं तो 500 इजी मल्टीपल चॉइस हैं और 400 डिफिकल्ट, तो टोटल 900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो ये हो जाएगा 900 अपॉन में 1400। अब इनमें कॉमन कितने आ रहे हैं भाई, कॉमन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो कॉमन की डेफिनेशन हो जाएगी इजी टाइप के MCQs। तो इजी टाइप के कितने MCQs हैं, तो इजी टाइप के MCQs कितने दिए गए क्वेश्चन में, हमको 500 दिए गए हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 500 अपॉन 1400। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ई कंडीशनल एफ, जो कि क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे हम, और अपॉन में एफ की, जो कि कितने दिए गए, इतना। तो जिसका आंसर कितना आ गया, 5/9। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम बात करेंगे हमारे 14th क्वेश्चन की। तो यदि हम 14th क्वेश्चन की बात करें, गिवन दैट, यहाँ उलझा रहा है प्रश्न में अपने को, गिवन दैट बोला गया बच्चों, मतलब ये हमारा एफ है, और जो निकालना क्या है हमको, जो हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। मतलब ई जो है प्लस करने पे कितना लाना है, हमें 4 लाना है। तो प्लस करें 4 कब आता है, 1 3 3 1 और 2 2। और गिवन दैट तो हमारा एफ था, तो एफ में क्या लिखा है, 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। तो एक बात मुझे बताइए, एक इंग्लिश का वर्ड था जो हमने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th में पहली बार पढ़ा था, वो वर्ड था डबलेट। तो डबलेट का मतलब क्या होता है, दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाएं, 1 1 2 2 3 3 अप टू 6 6। तो डबलेट्स में कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं। तो जो बचे हुए 30 केसेस हैं वो ऐसे हैं जिसमें डबलेट नहीं आ रहा, जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है, क्या गिवन दैट है, 2 डाइस नंबर अपियरिंग on the 2 dice are
डिफरेंट, तो उसमें कितने केसेस आएंगे? अब यहाँ पूरे भैया 30 केसेस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ केसेस इन एफ कितने हो जाएंगे? 30। तो अगला प्रश्न आएगा इसमें कॉमन कितने होंगे भाई? तो कॉमन डबलेट को छोड़ के होंगे, जो कि ये 2 केसेस हैं, जो कि आया 1 3 3 1। एक चीज़ शुरू में हमें लिखना चाहिए थी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि 6 × 6 होता है। हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ E कंडीशनल F। तो यहाँ 2 केसेस हैं, टोटल 36, और F में कितना है बच्चों? 30/36, जो कि हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो यहाँ हमने 14th कंप्लीट किया है। उसी तरीके तो स्टूडेंट्स, जहाँ हमने आज हमारी बात करी है, बात क्वेश्चन नंबर 14th की। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 को करने की कोशिश करें। और एक चीज़ और, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही आप मुझे और नई वीडियो मुझसे जानना चाहें, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपके जो फीडबैक, आपके जो व्यूज़, क्वेरीज़ हैं, जो आपके हर्डल बन रहे हैं, उनको दूर करने में आपकी मैं हेल्प कर सकता हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, माय बेस्ट विशेस। बहुत जल्दी मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो के साथ।